अस्सलाम वालेकुम। सुनो राउंड अप के साथ मैं हूं इमरान सनाउल्लाह। नाज़रीन, पाकिस्तान एक बार फिर सैलाब की तबाहकारियों की जद में है और एक बार फिर हम वही जानी माली नुकसानात, वही आहो बका, वही इमदादी वादे और वही सियासी बयानात सुन रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा से लेकर पंजाब, सिंध और गिलगित बल्तिस्तान तक हर खित्ते में आवाम चीख चीख कर पूछ रही है कि आखिर उनकी ज़िंदगियों की कीमत क्या है। लेकिन सियासतदानों के कानों पर जूं तक नहीं रिंगती। हर हुकूमत अपने दौर में आने वाले सैलाब को कुदरती आफत कहकर मिट्टी डाल देती है, जबकि अपोजिशन में यही जमातें इसी सैलाब को हुकूमती नाअहली करार देकर तनकीद के तीर बरसाती है। मगर इस वक्त कोई अपोजिशन नहीं, हर सूबे में किसी न किसी सियासी जमात की अपनी हुकूमत है। खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई, पंजाब में नून लीग और सिंध में पीपल्स पार्टी और विफाक में इत्तेहादी सेटअप है, लेकिन नतीजा वही पुरानी बद इंतज़ामी, वही नालों की सफाई का फुकदान और वही तजावज़ात, वही नाकिस इंफ्रास्ट्रक्चर और वही मौत का रक्स। अब तक खैबर पख्तूनख्वा में 328 से ज़ायद अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। बुनेर में पूरे के पूरे ख़ानदान सफ़ाए हस्ती से मिट चुके हैं। जिनके घर बचे हैं उनकी जमा पूंजी, मवेशी, खेत सब सैलाब निगल चुका है। ये वो लोग हैं जो जिंदा तो हैं मगर जिंदा लाशों जैसी जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। मगर हुक्मरानों के पास अब भी सिर्फ वादे हैं। घर बनाएंगे, मदद देंगे, वही पुराना स्क्रिप्ट, वही झूठ। माहौलियाती माहिर चीख चीख कर ये खबरदार कर रहे हैं कि जंगलात की कटाई, चरागाहों की तबाही और पहाड़ी इलाकों में गैर कानूनी तामीरात सैलाबी तबाही को कुदरती नहीं इंसानी गफलत बना चुकी हैं। पाकिस्तान में 1992 से अब तक जंगलात का रकबा 18% कम हो चुका है, यानी 3.78 मिलियन हेक्टेयर से कम होकर 3.09 मिलियन हेक्टेयर तक आ चुका है। सालाना 11,000 हेक्टेयर जंगल आज भी काटे जा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा इस तबाही का सबसे बड़ा शिकार है। चरागाहों की पैदावार सिर्फ 20 से 30% तक महदूद हो चुकी है। जब जंगलात नहीं रहते तो पहाड़ियाँ बारिश का पानी जज्ब नहीं करती। लैंडस्लाइडिंग, क्लाउड बर्स्ट, ग्लेशियाई झीलों का फटना सब कुछ तबाह कर देता है। मगर इन हकाइक पर कोई पार्टी नहीं बोलती, ना पार्लियामेंट में ना जलसे जुलूस में। सच तो ये है कि सैलाब कुदरती आफत नहीं, ये हुकूमती गफलत, माहौलियाती जुर्म और सियासी मुनाफिकत का नतीजा है और इसका खुमियाजा हमेशा सिर्फ अवाम भुगतते हैं। इसी तमाम तरह सूरत हाल पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर लिया है माहिर माहौलियात मरियम शब्बीर साहिबा ने। मरियम साहिबा, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। मरियम साहिबा, गुज़श्ता चंद सालों से हम ये देख रहे हैं कि जो क्लाइमेट चेंज है इससे दुनिया में सबसे ज़्यादा मुतासर मुल्क पाकिस्तान बनता हुआ नज़र आ रहा है। आप क्या समझती हैं, क्या वाकई हम इसको सिर्फ कुदरती आफत के तौर पर लें या मुस्तकबिल के लिए मुस्तकिल इक़दामात से इस तबाही को रोका जा सकता है? जी, देखिए कुदरती आफ़ात तो तब तक हम इसको कहते थे जब तक ये कुदरती थी, यानी कि नेचर में एक बैलेंस था, कुदरत ने इसका एक बैलेंस रखा हुआ था और इंसान भी उसी तवाज़ुन के साथ उसके साथ चल रहे थे। लेकिन अब इसको कुदरती आफ़त नहीं कर सकते क्योंकि ये इंसानों की बनाई हुई वजूहात की वजह से इस तरह के आफ़ात आपको देखने को मिल रही हैं। और इंसानों से मुराद मेरी ये है कि फॉसिल फ्यूल कंज़म्पशन ये इंसान का आइडिया था कि उसको इस्तेमाल करना है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से जो स्टार्ट हुआ और उसके बाद जो ग्रीन हाउस गैसेज़ एमिट हुई हैं, इंसानों ने डिसाइड किया कि ओवर कंजम्पशन करनी है और हमें इसके लिए कुछ भी नहीं करना है, तो आपके दर्जा हरारत बढ़ के और वेदर पैटर्न्स आपके इफेक्ट हो रहे हैं। इंसान ही इसको रिस्पॉन्ड ठीक तरीके से नहीं कर रहे हैं, प्रिपेयर्डनेस नहीं कर रहे हैं, तो आपको जो है वो मेगा लेवल पे बहुत ज़्यादा आपको रेपिटेटिव इस किस्म के इफेक्ट नज़र आते हैं। पाकिस्तान चूँकि उन ममालिक में से है जो कंट्रीब्यूट तो ग्लोबल शेयर में आप देखें कम करता है, लेकिन जो बाकी आपके तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, जो 7 से 8 मेजर हैं, उनका बहुत ज़्यादा चंक है फ़िज़ा में ज़हरीले मादों को इख़राज करने में। तो उनकी वजह से पाकिस्तान और उस जैसे ममालिक जो है वो क्लाइमेट चेंज की ज़द में हैं और बहुत ज़्यादा उसका इम्पैक्ट आपको आ रहा है। अच्छा मरियम, इस बार जो सबसे ज़्यादा तबाही का बाइस बनने वाली चीज़ थी वो क्लाउड बर्स्ट था। इसकी वजह क्या होती है? आखिर बादल का फटना भी माहौलियाती तब्दीली का मज़र है और क्या इसकी रोकथाम पर हमारा कोई इख्तियार है भी या नहीं? जी, देखिए जो वेदर पैटर्न्स
आपके इफ़ेक्ट होते हैं क्लाइमेट चेंज की वज़ह से, ये उसी का एक इम्पैक्ट है बादल का फटना। पहले जो है वो दुनिया में आपको इक्का-दुक्का जगहों पे जो है वो सुनने को मिलता था कि क्लाउड बर्स्ट हो गया है। लेकिन अब ये बहुत फ्रीक्वेंट हो गया है, ख़ासतौर पर पाकिस्तान में भी। होता ये है कि इसमें गर्मी की वज़ह से जो आबी बुख़ारात बनते हैं, जो बादल बनने का एक नॉर्मल प्रोसेस होता है, उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो उसकी फ्रीक्वेंसी उस वज़ह से जो है वो क्लाउड बर्स्ट की पाकिस्तान में जो है वो उसको आइडियल कंडीशंस मिलती हैं तो बढ़ गई हुई है। ख़ास तौर पे जो पहाड़ी इलाकों और उसके इर्द-गिर्द के इलाके हैं, वहाँ पे ये ज़्यादा आपको फिनोमेना देखने को मिलता है। पाकिस्तान में अब प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास जो है वो उस तरह का टेक्नोलॉजी और रडार सिस्टम नहीं है उसकी मॉनिटरिंग के लिए। बिल्कुल पॉसिबल है कि उसको मॉनिटर किस तरह किया जा सके, ये बहुत ही लोकलाइज़ इवेंट होता है और बहुत थोड़े टाइम ड्यूरेशन में फ़ॉर्म हो जाता है, जिसमें बहुत ज़्यादा आपका वॉल्यूम जो है वो पानी का उसमें इकट्ठा हो जाता है और एकदम से फट के ज़मीन पे गिरता है। तो किया ये जा सकता है कि जो रडार सिस्टम आपका होता है, जो अर्ली वार्निंग सिस्टम एक स्पेशलाइज़ इसके लिए होता है, वो अगर सारे माउंटेनियस इलाके में, पहाड़ी इलाकों में पाकिस्तान में एस्टेब्लिश कर दिया जाए, तो वो आपको 4 से 7 घंटे की एक तरह के विंडो प्रोवाइड कर सकता है कि डेटा जनरेट हो और लोगों को के पास सिर्फ 4 से 7 घंटे हों इवैक्यूएट करने के लिए। ये बहुत कम ड्यूरेशन होता है इवैक्यूएशन के लिए, लेकिन फिर भी अगर टेक्नोलॉजी इंस्टॉल हो, तो हम जानी नुकसान से जो है वो बच सकते हैं। अच्छा मरियम, महकमे मौसमियात ने एक अलर्ट जारी किया है कि कराची, इस्लामाबाद और दीगर सूबों और इसके साथ साथ मुख्तलिफ शहरों में भी आइंदा दिनों में तूफ़ानी बारिशों और सैलाब का ख़तरा मौजूद है। क्या अब चंद दिन कबल के इस नोटिस पर कोई हिफाजती इक़दामात ऐसे हो सकते हैं कि मामलात को हम काबू में रख सकें? जी, जो फ़ौरी तौर पे इक़दामात हो सकते हैं इन शहरों में अर्बन फ्लडिंग का चूँकि खतरा है और तूफ़ान आने का जैसा कि आपने कहा, तो किया ये जा सकता है इमरजेंसी सूरत-ए-हाल में कि लोगों को जो काम पे निकलते हैं उनको वर्क फ्रॉम होम का ख़ास तौर पे जो है वो इंस्ट्रक्शंस दी जाएँ ऐसी सूरत-ए-हाल में, जितने ऑफ़िसेज़ हैं ताकि वो घरों के अंदर घर में ही बैठ के काम करें। लेकिन दूसरा उसका ड्रॉबैक ये है कि जो हमारा मज़दूर तबका इस्लामाबाद में काम कर रहा होता है, मेरा नहीं ख़्याल कि उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँची होगी। तो अर्ली वार्निंग सिस्टम इस तरह का किया जाए कि मिसाल के तौर पर मसाजिद में ऐलानात करवाए जाएँ, ताकि उनको भी पता हो कि अच्छा ये है जो टेम्परेरी शेल्टर्स हैं, ऐसे तबकात के लिए जिनके पास छत नहीं है, रोज़गार के लिए शहरों में फिरते रहते हैं। तो टेम्परेरी शेल्टर्स आइडेंटिफ़ाई करके बताए जाएँ कि ये जगह आपके पास अवेलेबल हैं, आप जा सकते हैं। नॉर्मली ऐसी सूरत-ए-हाल में बेस्ट यही होता है कि स्कूल्स बंद हैं, वहाँ पे इक़दामात किए जाएँ या फिर मसाजिद के अंदर कर दिए जाएँ लोगों के रहने के और खाने-पीने के। इसके अलावा जो फर्स्ट एड की आपकी फैसिलिटीज़ हैं वो होनी चाहिए। सबसे बड़ा प्रॉब्लम इन शहरों में ये है कि बड़े-बड़े बिल बोर्ड्स आपके एड्स वगैरह के लिए लगे होते हैं, जो कि तूफ़ान आने की सूरत में बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं। मेरा ख़्याल है कि अगर इमरजेंसी की सूरत-ए-हाल में उनको किसी तरीके से रिमूव करवाया जाए ताकि कोई भी जो रोड के ऊपर भी है उसके ऊपर भी ना गिरे, और इसके अलावा वो बड़े-बड़े बिलबोर्ड्स अगर तेज़ हवा के रुख से जो है वो बिल्डिंग्स के अंदर भी जा लगते हैं, तो घरों में भी लोगों को उसका नुकसान ना पहुँचाया जा सकते। लॉन्ग टर्म में तो बहुत सारी चीज़ें की जा सकती हैं जिसमें आपका वेस्ट मैनेजमेंट है, जो इलीगल तजावुज़ात हैं उन पे काम करने की ज़रूरत है। इसके अलावा भी बहुत सारे मेजर्स हैं, लेकिन सबसे सबसे पहले लोगों को जो है वो, चूँकि इदारे अगर प्रॉपर्ली काम नहीं करे तो लोगों को चाहिए कि घर से निकलने से पहले मौसम की सूरत-ए-हाल के बारे में ऑनलाइन सर्च करके ज़रूर जान लें और माज़रत करें बाहर निकलने से और बाहर निकलने से भी गुरेज़ करें। जी। अच्छा ये भी बताइएगा, दुनिया भर में मौसमियाती तब्दीली के लिए मखसूस बजट रखे जाते हैं, अथॉरिटीज़ जो हैं वो काम करती हैं, और आपकी रिसर्च से क्या है कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक ने मौसमियाती तब्दीली के लिए कौन से ऐसे इक़दामात और लॉन्ग टर्म पॉलिसियाँ अपनाई हैं जिससे वो इस आफत से अब महफूज रह सकते हैं? जी, देखिए पाकिस्तान में पॉलिसीज़ तो काफ़ी हैं लेकिन स्कैटर्ड फॉर्म में हैं। हर एक आज सॉल्यूशन में आपको काम करते नज़र आते हैं। मिसाल के तौर पर क्लाइमेट चेंज की पॉलिसी जो है वो एक क्रॉस सेक्टर जो है वो इनकॉर्पोरेट सब डिपार्टमेंट्स में नहीं की गई है। इसी तरह आपकी बाकी पॉलिसीज़ जो हैं वो क्लाइमेट चेंज में उसको में क्लाइमेट चेंज इनकॉर्पोरेट नहीं होता है। तो आपके जितने जो डिपार्टमेंट्स हैं, जो जितने इंस्टीट्यूट हैं क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड या दूसरे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं, जो वो एक-दूसरे के ऑपोज़िट डायरेक्शन में आपको जाते हुए नज़र आते हैं। तो सबसे पहले तो
ये है कि ये जो जितनी पॉलिसीज़ हमारी होती हैं, ये सिंक होनी चाहिए क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स जो आपको नज़र आ रहे हैं, रिकरिंग हैं, आपके इकोनॉमी को मुतासिर करें, सेहत को मुतासिर करें और बहुत बहुत सारे दूसरे आपके इसकी वजह से हार्मफुल इम्पैक्ट्स आपके हो रहे हैं। तो और इदारों की जो अप्रोच है, वो थोड़ी चेंज करने की ज़रूरत है जो इसमें इन्वॉल्व है। मिसाल के तौर पे आप देखें कि प्रोएक्टिव मेजर्स जो है वो करनी चाहिए रिएक्टिव के बजाय, यानी कि दुनिया में ये होता है कि आपकी मिटिगेशन और प्रिपेयर्डनेस पे पहले काम होता है और उसके बाद रिस्पॉन्स आता है। हमारे यहाँ जो है ये जो पहले 2 कंपोनेंट हैं, इन पे ऑलमोस्ट कोई काम नहीं होता है और जैसे ही डिज़ास्टर आपका हिट करता है तो उसके बाद रिस्पॉन्स पे काम किया जाता है और उसके बाद जो रिकवरी एक बहुत इंपॉर्टेंट एंगल होता है उसको बिल्कुल मिस कर दिया जाता है। जैसे ही सैलाब खत्म होते हैं, लोग जो है दे आर ऑन देयर ओन कि वापस उनकी हेल्थ की क्या कंडीशंस हैं, उनकी मेंटल हेल्थ क्या हो गई है, किस ट्रॉमा से ये लोग गुज़रे हैं, क्या-क्या नुकसानात हैं हुए हैं, उनको कैसे रिकवर करना है, घर कैसे उनके बनाने हैं। ये बिल्कुल भी इसमें आपको डिस्कनेक्ट नज़र आता है और स्कैटर्ड एफर्ट होती है। लोग अपनी मदद आपके तहत कुछ लोग जो है वो दूसरे पाकिस्तानियों की मदद कर रहे होते हैं। लेकिन ये एक स्ट्रॉन्ग इस वक़्त मूवमेंट ऐसा है कि क्लाइमेट इमरजेंसी है, तो जो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड इदारे हैं, उनको चाहिए कि प्लान्स डेवलप करें, लॉन्ग टर्म प्लान्स डेवलप करें और उसके लिए जो फंडिंग दरकार है, वो इंटरनेशनल कम्युनिटी को वो अपना प्लान सबमिट करवाएँ, ताकि नेगोशिएशंस बेहतर तरीके से की जा सके क्योंकि पेरिस एग्रीमेंट के अंदर कंट्रीज़ आर सपोज्ड टू पे अस फॉर द डैमेजेस दे आर कॉजिंग। तो इस पे जो है वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग अगर अभी इदारे बैठ के कर लें, तो अगले कुछ सालों में जो है वो कम से कम नुकसान से जो है वो बचा जा सकता है। बहुत बिल्कुल आप इसको अवॉइड तो नहीं कर सकते इनको क्योंकि दुनिया एमिशंस से पीछे नहीं हट रही है, लेकिन इसके इम्पैक्ट को आप मिनिमाइज़ कर सकते हैं विद इन कंट्री। अच्छा, ये जो पाकिस्तान की ज़मीनी साख्त को देखा जाए, पहाड़ी इलाके हैं, जोग्राफियाई हदूद के मुताबिक मौसमियाती तब्दीली के हवाले से हमारी रियासत को ऐसे कौन से मंसूबे और तवील मुद्दती पॉलिसी अपनानी चाहिए जिससे हम हर साल होने वाली इस किस्म की तबाही से बच सकें फिर? जी बिल्कुल हमें इस तरह के पॉलिसीज़ एंड प्लान्स बनाने की ज़रूरत है जिसमें आपके जो रूट लेवल पे जो लोग हैं, जो इम्पैक्ट होते हैं डायरेक्टली, उनको इन्वॉल्व करके बनाई जाए। अभी हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि इस्लामाबाद में बैठ के पॉलिसीज़ बना दी जाती हैं, एक्सपर्ट बैठ के बनाते हैं या बाहर से लोगों को हायर करके हमारे लिए पॉलिसीज़ बनवा दी जाती हैं, लेकिन उसकी इफ़ेक्टिवनेस आपको नज़र नहीं आ रही होती क्योंकि जो लोकल कॉन्टेक्स्ट है, जो ज्योग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट हमारे होते हैं, उसको मिस आउट कर दिया जाता है। तो जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं, उनके साथ स्टेक होल्डर कंसल्टेशन करके लॉन्ग टर्म प्लानिंग और पॉलिसीज़ बनाई जा सकती हैं। और डेफ़िनिटली ये आपने बिल्कुल सही कहा, कुछ पॉलिसीज़ हैं वो एरिया स्पेसिफिक होती हैं क्योंकि हमारा टेरेन इस तरह का है कि नॉर्थ में आपके ग्लेशियर्स हैं जिसकी वजह से ग्लोफ आते हैं, ग्लेशियर एक आउटबर्स्ट फ्लड्स होते हैं। आपके माउंटेनियस एरिया जो ओवरऑल रेंज है उसमें आपको क्लाउड बर्स्ट के फिनोमेना नज़र आ रहे हैं, टॉरेंशियल रेनफॉल भी होती है, इस तरह अर्बन फ्लडिंग आपके शहरों में होती है। तो हर एरिया के हिसाब से आपको स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा जिसमें एक्सपर्ट्स भी आप शामिल करें और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो विद इन कंट्री आप कर सकते हैं। जैसे मिटिगेशन के लिए जो है वो लॉन्ग टर्म ये किया जा सकता है कि इंडिजिनस जो आपके लोकल दरख्त होते हैं वो लगाएं क्योंकि दरख्त सबसे सस्ता तरीन सोल्यूशन है। वो आपकी ज़मीन को जो है वो जकड़ के रखता है और फ्लड की स्पीड आए तो थोड़ा-सा स्पीड को डिले करने में आपकी मदद करता है। इसी तरह आप ये देखें कि जो इल्लीगल तजावुज़ात हैं आपकी, इसकी पॉलिसी और कानून तो आपके पास है लेकिन आपकी लोकल गवर्नमेंट्स आपकी इजाज़त इसकी देने के बाद अप्रूवल होता है तो कोई कंस्ट्रक्ट कर सकता है दरियाओं में। लॉन्ग टर्म प्लानिंग में आपकी जो मैपिंग इसके बाद करनी चाहिए, एक मैपिंग स्टडी पूरे पाकिस्तान में होनी चाहिए कि क्लाइमेट चेंज के हिसाब से कौन-कौन से वल्नरेबल हॉटस्पॉट्स हैं आपके और वहाँ से आबादियों को रीलोकेट करना चाहिए। ये नहीं कि उनको वहाँ से उनके घर गिरा दें और वहाँ से उनको एंटर ना होने दें और कहें कि आप अपने मतलब आपके तहत जो आपने करना है बल्कि उनकी कंपनसेशन का बंदोबस्त करें, उनके लिए सेफ एरियाज़ आइडेंटिफाई करें और उनको लैंड एलोकेट करें और उसके ऊपर उनको रीबिल्ड उनको करने में मदद करें। और इसके अलावा डाइक्स जैसे होते हैं दरियाओं में, माइनिंग को जो है वो सस्टेनेबल करें। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप इनकॉर्पोरेट करके इन चीज़ से बचे जा सकते हैं। शहरों में अर्बन फ्लडिंग से बचने के लिए आपके जो मज़ीद हाउसिंग हो वो रेज़्ड थोड़ी एलिवेशन पे हो ताकि पानी आपके घरों के अंदर ना घुस सके। इसके अलावा जो आपके बरसाती नाले ओरिजिनल जो आपके अर्बन प्लानिंग में होते थे, अब वो आपको जो है वो उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन नज़र आती है। तो आप ये तो नहीं कर सकते कि लोगों ने जो इन्वेस्टमेंट्स की हैं, उनके आप
ज़िंदगी की कमाई जो है वो घर गिरा के या तजावज़ात गिरा के करें, बल्कि आप नए बरसाती नालों का तयन करें और उनकी नई की कंस्ट्रक्शन करें। वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देखें कि फ्लडिंग में बहुत सारी बीमारियाँ आपके आने का खतरा है, क्योंकि जितना आपका इंडस्ट्री का वेस्ट है, हॉस्पिटल का वेस्ट है, आपका घरों का जो वेस्ट है, वो सारे का सारा आपका इस फ्लड वाटर के अंदर है और इससे आपकी स्किन डिसीज़ेज़ और स्टमक इश्यूज़ और पानी जो ग्राउंड वाटर जो जिसके ऊपर मुनहसर लोग होते हैं पीने के लिए, मोटर के ज़रिए जो पानी पी रहे होते हैं, वो जब कंज़्यूम करेंगे तो आपको बहुत सारी डिसीज़ेज़ फैलने का खतरा है। तो पानी के जो वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम आपका होगा इन प्लेस, तो आप डेफ़िनिटली जो अगर फ्लड खुदा ना ख़ास्ता जब आते भी हैं, तो एटलीस्ट थोड़े से ट्रीटमेंट के बाद आप उस पानी को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। लेकिन अभी सिचुएशन ऐसी नहीं है कि हम उस पानी को जो है वो यूटिलाइज़ करें। इसके अलावा कम्युनिटी लेवल पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक ऐसी चीज़ है जो सिखानी चाहिए लोगों को, ताकि सर्दियों में जब कम बारिशें होती हैं, तो उस वक़्त जो है वो पानी उनके पास स्टोर्ड हो और इस्तेमाल किया जा सके। एक पानी को क्लीन करने के मैकेनिज़्म जो है वो लॉन्ग टर्म में ये देख करने चाहिए। घरों के अंदर लोगों का पानी है तो टेक्नोलॉजी इस तरह की लानी चाहिए जिससे पंपिंग के थ्रू लोगों के घरों से पानी को निकाला जा सके। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो फौरी करने की ज़रूरत है, कुछ मीडियम टर्म पे उनके प्लान होने चाहिए, कुछ के लॉन्गर टर्म में प्लान करेंगे। लेकिन इन सब के लिए गवर्नमेंट के सारे डिपार्टमेंट्स को और सारी सूबाई हुकूमतों को मिल बैठ के प्लानिंग करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी सूरत-ए-हाल में कोई सियासी खेल खेलने की जो है वो सिचुएशन में हम बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं और बहुत मैसिव लेवल पे जो है नुकसानात हो चुके हैं। अच्छा, जो कुछ स्टैट्स ऐसे सामने आए हैं जो कि बड़े खौफनाक से हैं। 1992 से अब तक की बात की जाए तो जंगलात का रकबा 18% जो है वो कम हो गया है। जंगलात की कटाई क्यों इतनी बड़ी तादाद में हुई है, और उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि एक नया क्राइसिस हमें आने वाले दिनों में नज़र आ रहा है। अब हुकूमती लेवल पर क्या पॉलिसी होनी चाहिए और इसको किस तरह से हम ओवरकम कर सकते हैं? जी, देखिए इसमें 2 एंगल हैं जो बिलियन ट्री सुनामी जैसे बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इनिशिएटिव था जिस पे काम होना चाहिए था। आप देखें कि इसमें 2 तरह के प्रॉब्लम्स हैं। एक तो जब उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू किया तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं रही, वो गवर्नमेंट चली गई, तो नई गवर्नमेंट आती है तो प्रायोरिटीज़ हर गवर्नमेंट की चेंज हो जाती हैं। तो सस्टेनेबल प्रोजेक्ट वो नहीं था, इस वजह से आपको उस रेट से इफ़ेक्ट आपको होता नज़र नहीं आया है, आपका इम्पैक्ट जो पॉज़िटिव होना चाहिए था वो नहीं आया। दूसरा आपका इसमें फैक्टर ये है कि सिर्फ दरख्त लगाना एक ज़रूरी काम नहीं है, बल्कि दरख्त को बचाना भी उससे बड़ी ज़िम्मेदारी है और ऐसे में रियासत की ज़िम्मेदारी है कि किस तरह से टिम्बर माफिया को कंट्रोल करें, क्योंकि एक नॉर्मल इंसान जो है ये काम नहीं कर सकता, क्योंकि वो बहुत पावरफुल एक लॉबी है, एक ग्रुप है पाकिस्तान में जो इसमें काम कर रहा होता है इल्लीगली आपके दरख्तों को काट के, खास तौर पे मैं जिस इलाके से हूँ कोहोटा, वहाँ पे भी जंगलों में जो है वो हमें हर बार देखने को मिलता है कि वो लकड़ियाँ काट के बेच देते हैं। तो इसी तरह पाकिस्तान की थ्रू आउट सूरत-ए-हाल यही है कि दरख्त काट दिए जाते हैं और हुकूमती इदारे जो हैं वो या तो उनका इंटरेस्ट नहीं है या वो बेबस बैठे होते हैं। तो पहाड़ी इलाकों में ख़ास तौर पे जो है वो इस चीज़ को रोकना बहुत ज़रूरी है। लॉन्ग टर्म एफ़ॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट्स जो है वो करने की ज़रूरत है। अगर फॉर सम रीज़न्स पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं रहती है और गवर्नमेंट्स की प्रायोरिटी नहीं होती है कि इस जैसे लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स पे जो है वो काम करें, तो करना ये चाहिए कि इस तरह के प्रोजेक्ट्स टेक्नोक्रेट्स के हवाले करने चाहिए ताकि वो इसको इम्प्लीमेंट कर सकें। और इसके अलावा आप ये देखें कि जो लोग हैं, इस तरह की पॉलिसी बनानी चाहिए कि जो घर हैं आपके, चाहे वो शहरों में हैं, चाहे देहातों में हैं, मिनिमम एक लोकल दरख्त, एक इंडिजिनस दरख्त पर हाउस जो है वो लगाने का कानून बना देना चाहिए और जो इसकी खिलाफ वर्ज़ी करे उस पे फाइन्स करने चाहिए, ताकि अवाम जो है वो अपने लेवल पे भी कुछ ना कुछ करे, क्योंकि सारी की सारी हम देख रहे हैं कि इतनी कैपेसिटी गवर्नमेंट की नहीं है, ना इतने रिसोर्सेज़ हैं कि गवर्नमेंट ये सब कुछ कर सके, बल्कि लोगों को भी थोड़ा स्टेप अप करना पड़ेगा। प्राइवेट सेक्टर को इसमें काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि उनके पास सीएसआर के अंडर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंडर, कानून के अंदर बाकायदा उनके पास फंड्स होते हैं। उस फंड्स को जो है वो यूटिलाइज़ उनको करना चाहिए बेहतरी के लिए, माहौल की बेहतरी के लिए। इसी तरह जो हमारी जो बहुत सारी एग्ज़ाम्पल्स हैं दुनिया में, मिसाल के तौर पे वर्टिकल हाउसिंग की तरफ आप जाएँ तो उसमें भी आप एफ़ॉरेस्टेशन का कॉन्सेप्ट, ग्रीनरी का कॉन्सेप्ट, ग्रीन रूफटॉप्स का, ग्रीन टेरेसेस का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, तो उससे भी आपको बहुत सारे फ़ायदे हो सकते हैं। तो सिर्फ दरख्त लगाना ज़रूरी नहीं है, मैं ये कहूँगी कि उसको बचाने के लिए भी इक़दामात करने चाहिए, इंडिविजुअल लेवल के ऊपर भी और रियासती सतह के ऊपर भी।
जी, ठीक है। बहुत शुक्रिया मरीम शब्बीर साहिबा हमारे साथ मौजूद थीं। और इस वक्त जो क्लाइमेट चेंज ने पाकिस्तान को जिस तरह से हिट किया है, जिस तरह से तबाही यहाँ पर फैली हुई है और ये सख्त से सख्त होती भी जा रही है, ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा के बहुत से अजला ऐसे हैं जिससे बहुत ज़्यादा मुतासर हुए हैं। कश्मीर की बात कर ली जाए, गिलगित बल्तिस्तान की बात कर ली जाए, तो यहाँ पर बहुत से ऐसे हादसात हमें रूनुमा होते हुए दिखाई दिए हैं और सैकड़ों की तादाद में लोग जो है अभी तक जाँ बहक हो गए हैं। हुकूमती लेवल पर, रियासती लेवल पर बहुत से ऐसे लॉन्ग टर्म इक़दामात की ज़रूरत है जिससे आने वाले दिनों में इस किस्म की कुदरती आफात से बचा जा सके। नाज़रीन, पाकिस्तान की हालिया सियासी फ़ज़ा एक बार फिर अचानक गैर मामूली बयानियाती जंग का मंजर पेश कर रही है। सुहेल बड़ाइश के कॉलम में आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मंसूब जो बयानात सामने आए हैं, उन्होंने मुल्क की ताकत की असल सिमत और मुआशी और सियासी मुस्तकबिल पर कई सवालात उठा दिए हैं। कॉलम में जहां आर्मी चीफ का 10 साला मुआशी रोड मैप, खारजा पॉलिसी में खुद मुख्तारी और सच्ची मुआफ़ी के जरिए सियासी मुसालिहत की बात की गई है, वहीं इन दावों पर सख्त रद्दअमल भी सामने आ रहा है। इस कॉलम की इशाअत एक ऐसे वक्त में हुई है जब पीटीआई की क़यादत खास तौर पर इमरान खान के करीबी साथी सियासी बहाली के लिए मुसालिहत के इशारे दे रहे हैं, जिसमें सरे फहरिस्त नाम शाह महमूद कुरैशी का है जो पीटीआई के वाइस चेयरमैन भी हैं। आर्मी चीफ की तरफ से फरिश्ते और शैतान की तमसील का इस्तेमाल इस सियासी बयानिए को बराह रास्त चैलेंज करता दिखाई देता है, जिसमें पीटीआई खुद को मजलूम और सच्चा फरीक जाहिर करती आई है। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत एक ऐसे दोराहे पर खड़ी है जहां सूबाई तकसीम, आईनी तरामीम और ताकत के नए मराकज़ तरतीब दिए जा रहे हैं। कौमी असम्बली में मगरबी पंजाब के क़याम से मुताल्लिक पेश किया गया बिल सिर्फ एक इंतज़ामी कदम नहीं बल्कि एक गहरी रियासती हिकमत अमली की झलक दिखाई देती है। फैसलाबाद और साहिवाल डिविजन्स को अलग सूबा बनाने की तजवीज़ बज़ाहिर वसाइल की मुनसिफाना तकसीम और इंतज़ामी बेहतरी के लिए है, मगर असल सवाल ये है कि ये कदम वफाकी निज़ाम को मजबूत करेगा या मरकज़ की गिरफ्त को मज़ीद सख्त। मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत जिसे मुक़तदरा और इदारों की गैर मामूली हिमायत हासिल है, अब हर हसास मामले पर खुद को बिला खौफ व ख़तर समझ रही है। कभी कौमी मुफाहमत की बात होती है तो कभी 10 साला मुआशी मंसूबे के नाम पर नई रियासती पॉलिसी सामने आती है, मगर इन तमाम इक़दामात के पीछे एक वाज़े रुझान दिखाई देता है कि पीटीआई और इमरान खान को सियासी अमल से मुकम्मल बाहर रखना। नया मंसूबा हो, नया सूबा हो, मईशत की नई पॉलिसी या सियासी मुसालिहत का बयानिया, सब कुछ इस अंदाज में पेश किया जा रहा है गोया कि कोई मुतबादिल कौमी बयानिया कायम किया जा रहा हो जिसमें अदम इस्तेहकाम पैदा करने वाली कुव्वतों की गुंजाइश ना हो। अब सवाल यह है कि जो 10 साला मुआशी सेटअप लाया जाएगा उसके TORs क्या होंगे? क्या इस 10 साला को मौजूदा हुकूमती चेहरे ही लीड करेंगे? क्या पार्लियामान में इस हवाले से कोई तरामीम पेश की जाएंगी? इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर लिया है सीनियर तर्जकार माजिद निज़ामी साहब ने भी, और इसके साथ साथ सीनियर तर्जकार एसआर राना साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। राना साहब, आपसे आगाज़ करते हैं। राना साहब, 10 साल के मुआशी सेटअप की बात हो रही है और बहुत सी बातें पहले भी इशारों में सहाफ़ियों के ज़रिए जो है वो बाहर आती रही हैं। अब सुहेल बड़ाइश साहब ने बाकायदा फील्ड मार्शल से मुलाकात का अहवाल बताया है और इसमें भी इसका तज़किरा किया गया है। अगर 10 साल का प्लान हो चुका है तो इमरान खान और तहरीक इंसाफ समेत दीगर अपोजिशन का आप क्या मुस्तकबिल देखते हैं? मुझे तो इमरान खान के मुस्तकबिल से ज्यादा फिक्र शहबाज शरीफ और जरदारी साहब की है। अच्छा, कि इनका मुस्तकबिल क्या होगा, क्योंकि ये बात तय है मेरे सियासी नुक्ता नजर से कि जो 10 साल का प्लान है और अगर फील्ड मार्शल साहब उसे लेके चलते हैं तो डेफिनेटली उन्हें एक ऐसी टीम चाहिए होगी जो डिलीवर कर सके और जिनकी कोई क्रेडिबिलिटी हो। तो मेरा ख्याल है कि ये तो क्वेश्चन मार्क मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी पे लग गया है, और क्योंकि इमरान खान जो है वो उनकी बीमा पॉलिसी है, जब तक इमरान खान तगड़ा है ये दोनों भी बचे रहेंगे। लेकिन अगर फर्ज करें कि कोई स्टैब्लिशमेंट इमरान खान से किसी नतीजे पे पहुंच जाती है तो फिर क्या बनेगा? तो मुझे इमरान खान की इतनी फिक्र इसलिए नहीं है कि वो तो पहले 2 साल से जेल में है, उस पर मजीद और क्या कर सकते हैं आप, और तो क्या उस पर मजीद हो सकता है। पीटीआई ऑलमोस्ट आपने बार खत्म कर दी, लीडरशिप कंप्रोमाइज हो गई या वो उन्होंने तायब हो गए या भाग गए। तो आने वाले जो 10 साल हैं प्रॉस्पेरिटी के, जो फील्ड मार्शल साहब की ने जैसे बताया, अभी उन्होंने ये नहीं बताया कि ये 10 साल वो इस पे इम्प्लीमेंट करवाएंगे या कैसे होगा, लेकिन मेरा ये यकीन है कि जितनी वो मेहनत कर रहे हैं
और जितने मुहाजों पे वो लड़ रहे हैं तो वो इसलिए थोड़ी लड़ रहे हैं कि उसका क्रेडिट शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी को मिल जाए। सो क्वेश्चन मार्क तो इन दोनों के लिए है। और आने वाले वक्त में मैं तो आपको नवंबर तक की डेट दे रहा हूं कि नवंबर तक और अक्टूबर नवंबर के दरमियान बहुत बड़ी तब्दीलियां हो सकती हैं पाकिस्तान में। ठीक है, आपके ख्याल में अक्टूबर नवंबर के दरमियान पाकिस्तान में बड़ी तब्दीलियां हो सकती हैं, लेकिन माजिद निज़ामी साहब, इस कॉलम के बाद जो है इसका इम्पैक्ट आप क्या देख रहे हैं सियासी तौर पर, इदारे के ऊपर और ख़ास तौर पर मुल्क के मुस्तकबिल के ऊपर, और आपको ये निज़ाम चलता हुआ नज़र आ रहा है? जी बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में तो फिलहाल ये क्लेम्स हैं, कुछ दावे किए गए हैं और उनका हक़ाइक़ से क्या ताल्लुक है अभी इसके ऊपर बात होना बाकी है। उसकी वजह यह है कि माजी में कई मरतबा हम ये देख चुके हैं इस तरह की बातें की गई हैं कि जिसके अंदर मुल्की इस्तेहकाम, पायदार तरक्की और इस तरह की सारी जो चीज़ें हैं उनको डिस्कस किया गया। जी। हमारे सामने गुज़िश्ता दौर की मिसाल भी है कि जिसमें जनरल बाजवा, जनरल फैज़ हमीद और उनके हवाले से भी ये दावे किए जाते थे कि मुल्क जो है वो हांगकांग और मलेशिया बनने जा रहा है और इसके लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। मेरा ख्याल है कि क्लेम्स से हट के प्रैक्टिकली ग्राउंड के ऊपर अगर आप चीज़ें देखें तो मुझे सूरत हाल मुख्तलिफ नज़र आती है और इसीलिए मेरा ख्याल है कि आने वाले दिनों में अमली तौर पर जो होगा उससे सिचुएशन वाज़ेह होगी। फिलहाल मैं इन्हें दावे ही समझता हूँ। अच्छा माजिद निज़ामी साहब, ये भी बताइएगा, ये जो इसमें जिक्र किया गया है कॉलम में, सच्चे दिल से माफ़ी का तज़किरा भी हुआ है, अब आपको लगता है कि इस तज़किरे के बाद पीटीआई के लिए कोई अपॉर्चुनिटी मौजूद है? और क्या पीटीआई की जो जितनी भी लीडरशिप इस वक्त बाहर है या जेलों के अंदर मौजूद है, उनको इस बात का एहसास है कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है और उसका खुमियाजा इस तरह से अदा किया जा सकता है कि सिद्के दिल से माफ़ी मांग ली जाए? और क्या माफ़ी मांग लेना अक्लमंदी होगी यहाँ पर? जी मेरा ख्याल है कि चूंकि इस वक्त मामला अदालत में हैं और पाकिस्तान में एक आइन और कानून मौजूद है, तो उसके तरीके से अगर चीज़ों को आगे लेके चलना है वो एक अलग मसला है। अगर माफ़ी तलाफ़ी पर ही बात है तो उस हवाले से मेरा ख्याल है फिर रियासत को अपनी तरजीहात जो है वाज़ेह करना होगी। उसकी वजह यह है कि इस सारे मामले के अंदर हम ये देखते हैं कि फिर दोनों तरफ से कई शिकायत मौजूद हैं और हमने ये भी देखा है कि 9 मई के मुकदमात में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की और उन्होंने अपनी पार्टी से लाताल्लुकी का इजहार किया और उसके बाद वो मुकदमात का सामना नहीं कर पा रहे। तो इस सिचुएशन में फिर एक अजीबोगरीब सी सूरत हाल बन जाती है कि जिसके अंदर आप एक तरफ तो आइन और कानून की बात करते हैं, एक तरफ तो आप अदालती फैसलों की बात करते हैं और दूसरी जानिब पता चलता है कि कुछ लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इजहार लाताल्लुकी कर चुके हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जब इस तरह की बात होगी तो मेरा ख्याल है कि वो पाया तकमील तक इसलिए नहीं पहुंचेगी कि ये सारी मामलात माफ़ी तक फिर महदूद नहीं रहेंगे। उसकी वजह ये कि इस सारे मामले के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मुय्यर करने की बहुत ज़रूरत है और फरीकैन में इस वक्त एतमाद नज़र नहीं आ रहा। इस वजह से मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इस हवाले से कोई पेशरफ्त नहीं होगी। उसकी बुनियादी वजह यह है कि एक तो फरीकैन में एतमाद नहीं है, दूसरा इस वक्त अदालती प्रोसेस चल रहा है, उसके बाद माफ़ी तलाफ़ी के बाद रोड मैप क्या होगा ये वाज़ेह नहीं है और माफ़ी मांगने वालों के भी कुछ मुतालबात हैं तो जिनसे माफ़ी मंगवाई जा रही है उनके भी कुछ मामलात ऐसे हैं कि जिनके ऊपर वो अपनी तरफ से कदम एक पीछे हटाने को तैयार नहीं है। तो इसलिए मुझे ये मामला इस तरफ जाता नजर नहीं आ रहा, बल्कि आने वाले दिनों में इस हवाले से सूरत हाल थोड़ी सी मुख्तलिफ हो सकती है। अच्छा, लेकिन राना साहब अगर आप सुन पा रहे हैं तो ये बताइएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कुछ दबाव बढ़ाने की कोशिश तो की थी, 5 अगस्त की कॉल भी हमारे सामने मौजूद है और 14 अगस्त का एहतजाज है वो भी हमारे सामने मौजूद है, लेकिन ये दोनों जो एहतजाज थे वो कोई ख़ास इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर चुके। तो ये बताइए अब ऑप्शंस क्या बची हैं पीटीआई के पास पॉलिटिकल स्पेस हासिल करने के लिए? अब अच्छा देखें, एक बात तो मैं ये बताऊं कि उस कॉलम में ये वाज़ेह नहीं है कि माफ़ी पीटीआई किससे मांगे और क्या पैमाना होगा जिससे ये पता चलेगा कि उन्होंने सच्चे दिल से माफ़ी मांगी है। दूसरी बात यह कि जितना मैं इमरान खान साहब की सियासत को समझता हूँ, इमरान खान कभी भी किसी शक्ल में भी माफी नहीं मांगेंगे। दूसरी बात ये जो आप पीटीआई के कह रहे हैं, तो इस टाइम पीटीआई के लिए द बेस्ट स्ट्रेटेजी वो ये है कि वो सरवाइव कर जाए, इस वक्त को निकाल लें, बजाय सामने खड़े होने के, अड़ने के, इस वक्त को निकालें, क्योंकि ये सुनामी किसी और को लेकर डूब जाएगा।
तो बेहतरीन तरीका तो यही है कि पीटीआई कन्फ्रंटेशन के बजाय थोड़े से खामोशी का अंदाज अपनाए और रिएक्शनरी होने के बजाय सिर्फ तेल देखे और तेल की धार देखे। ये मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो सुनामी आएगा इसमें बड़े बड़े बह जाएंगे, और पीटीआई के पास तो पहले भी कोई स्पेस ऐसी नहीं है जिससे उन्हें दुख हो के हमारा इस सुनामी में क्या क्या बह गया। सो आप इस बात पे मेरा ख्याल है कि पीटीआई को भी इस बात का अंदाजा है, इसलिए वो अभी तक कोई ऐसा स्ट्रांगली कोई रिस्पॉन्ड नहीं आया पीटीआई की सीनियर क़यादत की तरफ से इस कालम के हवाले से। और आई थिंक सो कि यही पीटीआई के लिए बेहतर है कि इस मौके पे कन्फ्रंटेशन के बजाय अपने आप को थोड़ा सा कैमोफ्लेज करके वक्त को गुजारते। अच्छा, वक्त को गुजारने का आप मशवरा दे रहे हैं, लेकिन माजिद निज़ामी साहब, आपको क्या लगता है शाह महमूद कुरैशी साहब का मुख्तलिफ केसेस से उनको रिहाई मिल जाना और उसके बाद सियासी तौर पर आपको पता है वो तो वैसे मुफाहमत की हमेशा बात करते हैं, तो सियासी मामलात को हल करने के लिए अगर शाह महमूद कुरैशी लीड करते हैं पीटीआई को वाइस चेयरमैन के तौर पर, क्या पीटीआई की जो अभी करंट क़यादत है उनको तस्लीम करेगी, और क्या वो पीटीआई के लिए कोई रास्ता निकाल सकते हैं, दरमियानी रास्ता? देखिए, मेरा ख्याल है ये सारी बात मफरूज़ों पर इसलिए मुश्तमिल है कि हमने इससे पहले भी गुज़िश्ता 3 साल में देखा है कि तहरीक इंसाफ में माइनस इमरान खान के हवाले से जितनी भी कोशिशें की गई हैं वो बुरी तरह नाकाम हुई हैं। हमारे सामने तहरीक इंसाफ नजरियाती की मिसाल है, इसी तरह हमारे सामने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की मिसाल है। इसके अलावा जितने भी लीडर्स हैं जिन्होंने पार्टी को छोड़ा है या उससे इख्तलाफ किया है, तो उनको अवाम में वो पजीराई नहीं मिली, और इसी वजह से इस वक्त भी पीटीआई के अंदर तो वो तमाम लोग जिनको सजाएं हो रही हैं वो इस बात पर बाकायदा खुश हो रहे हैं कि उन्हें एक वफादारी की मोहर मिल रही है, और वो तमाम लोग जो बरी हो रहे हैं उन्हें शक की निगाह से देखा जा रहा है। तो मैं नहीं समझता कि इस माहौल में अगर किसी रहनुमा को ये कहा जाए कि वो पीटीआई को लीड करें, जब तक उन्हें इमरान खान की हिमायत हासिल नहीं होगी उस वक्त तक ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता जी। तो इसलिए आने वाले दिनों में ये समझना कि कोई ऐसे रहनुमा जो जेल से बाहर आएंगे, हमारे सामने चौधरी परवेज लाई की मिसाल मौजूद है, वो इस वक्त जेल से बाहर तो है, लेकिन प्रैक्टिकली तहरीक इंसाफ की जो सफ़े हैं उनके अंदर उनका कोई अहम मुकाम मौजूद नहीं है। तो इसलिए ये समझना कि शाह महमूद कुरैशी बाहर आकर कोई किरदार अदा कर पाएंगे, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। जी। अच्छा राना साहब, हम देख रहे हैं पाकिस्तान में अचानक से जो बिज़नेस सेक्टर भी जो है वो अब सामने आ गया है और अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, बिज़नेस कम्युनिटी आकर हुकूमत को मईशत और गवर्नेंस बेहतर बनाने का मशवरा भी दे रही है। तो जिस तरह से मसाइल बताए जा रहे हैं, तो हमने तो यही देखा माजी में जब बिज़नेस सेक्टर सामने आता है और बताया जाता है कि मुआशी सूरत हाल बेहतर नहीं है, फिर कुछ तब्दीली के इम्कान पैदा हो जाते हैं। आपको क्या लगता है कोई तब्दीली नज़र आएगी और वो बिज़नेस कम्युनिटी जिस तरह के मुआशी तौर पर हम देख रहे हैं, कोई ऐसा बड़ा जो है वो ख़तरा किसी के लिए आप देख रहे हैं? मैं तो आपको कह रहा हूं पहले कि आने वाले दिनों में नवंबर तक आप देखिएगा बहुत कुछ होगा, और ये जो मुआशी हम तरक्की की तरफ जा रहे हैं और ये जो जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ये वो ही इंडिकेटर्स हैं जिनसे पता चलता है। इमरान खान के दौर में भी इसी तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, माजी में भी हुई, जब वो आपके ताजिर बरादरी सिस्टम पे एतमाद कर दें कि इसमें मुआशी ग्रोथ की गुंजाइश नहीं है और ये नाकाम हो गया, तो हमें समझ आ जानी चाहिए कि ये सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस जिस तरह हो रही होती हैं उसके पीछे क्या होता है। तो मैं तो आपको बार बार यही कह रहा हूँ कि 10 साला मुआशी प्लान जो हमारी खुशहाली का है, वो जब होगा तो फिर वो उस पर पूरी तरह अमल होगा, उसमें फिर इफ एंड बट्स नहीं होंगे और कोई लूज पोल ये वो कुछ नहीं होगा। तो ये मौजूदा हुकूमत तो वैसे भी डिलीवर करने में नाकाम हो चुकी है, इनके पास है ही कुछ नहीं, तो क्यों कोई इनके ऊपर अब मजीद इन्वेस्ट करे। जो वो वक्त निकलना था वो निकल गया, इमरान खान जेल चला गया, उसकी पार्टी तबाह हो गई। तो अब तो मेरा ख्याल है कि जो ताजिर बरादरी कह रहे हैं उसे समझें कि उनके पीछे जो उनके जज्बात हैं वो क्या है। ठीक है जी, आपको कुछ तब्दीली की आवाज़ चलती हुई नज़र आ रही। बहुत शुक्रिया आपका एहसान राना साहब, माजिद निज़ामी साहब, आप वक्त दिया। प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हुआ चाहता है, इजाज़त दीजिए। अल्लाह।